हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट टाइम जीएस। फ्रेंड्स, हमारा ये आज का वीडियो मध्यकालीन इतिहास के समय दक्षिण भारत का इतिहास है, जिसमें कि आज हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रहा था। इसमें जो है अलग अलग वंश रहे हैं। 4 वंशों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस जो साम्राज्य की बात करें तो इसको हम मैप में समझ लेते हैं। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, ये दक्षिण भारत का नक्शा है। तो इसमें जो ऊपर पीले रंग का भाग है ये है बहमनी साम्राज्य, और नीचे जो ग्रीन कलर का भाग है ये है आपका विजयनगर साम्राज्य। तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है ये विजयनगर साम्राज्य पर है। और मैं आपको बता दूं कि जो विजयनगर साम्राज्य था ये एक हिंदू साम्राज्य था, और जो बहमनी साम्राज्य था ये एक मुस्लिम साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य जो था ये तुंगभद्रा नदी के दक्षिण की ओर था, और बहमनी साम्राज्य जो था ये कृष्णा नदी के उत्तर की ओर था। कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के जो बीच का क्षेत्र था इसका नाम था रायचूर। ये दो नदियों के के बीच के क्षेत्र को वैसे तो दोआब कहा जाता है, इसको आप चाहें दोआब कह लें। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हैं रायचूर क्षेत्र। ठीक है। तो ये जो रायचूर क्षेत्र था इसके बारे में जो है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आगे हम वीडियो में इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पर जो है इनका वाद विवाद आपस में हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ कि मैप में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में युद्ध होते थे। क्योंकि जो विजयनगर साम्राज्य था ये नीचे की तरफ तो उत्तर की दिशा में तो बढ़ नहीं सकता था, क्योंकि इस तरफ जो है आपका ये बहमनी साम्राज्य आ गया था, और उत्तर की ओर समुद्र था तो बढ़ नहीं सकता था। तो इसलिए जो है जो विजयनगर साम्राज्य था ये बहमनी साम्राज्य के साथ में इसका युद्ध होता रहता था। तो आगे हम बात कर लेते हैं विजयनगर साम्राज्य की। ये साम्राज्य 1336 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक रहा था, और इसकी स्थापना दो भाइयों के द्वारा की गई थी, जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। हरिहर और बुक्का जो थे ये संगम के पुत्र थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में गुरु माधव विद्यारण की प्रेरणा से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। मैं आपको इन दोनों भाइयों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि जब तुगलक वंश चल रहा था तो गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, और कंपली एक राज्य था यहाँ पर आक्रमण करके उसने जो है इन दोनों सेना नायकों को बंदी बना लिया, हरिहर और बुक्का को। इनको बंदी बना करके ये दिल्ली ले गया, और वहाँ पर इसने इनको जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया। मुस्लिम धर्म स्वीकार कराने के बाद में उसने इनको दक्षिण भारत में भेजा, और कहा कि वहाँ जा कर के दिल्ली सल्तनत का विस्तार करो, साम्राज्य का विस्तार करो। जब ये वापस लौट के आए तो इनको गुरु माधव विद्यारण मिले, और उन्होंने कहा कि आपको जबरन मुस्लिम बनाया गया है, इसलिए प्रायश्चित करके आप वापस हिंदू धर्म में अपने लौट आइए। तो इन्होंने इससे जो है गुरु माधव विद्यारण की प्रेरणा से जो है वापस हिंदू धर्म स्वीकार किया और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और आपको मैं ये भी बता दूं कि दक्षिण भारत पर जो है सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था, और सल्तनत में उसके बाद में जो राजा हुए हैं उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया है। और जो ये आपका साम्राज्य जिन्होंने इन्होंने विजयनगर साम्राज्य बनाया था, पहले इसका नाम हम्पी या हस्तिनावती था। ये इसका पुराना नाम है, तो ये भी याद रखिएगा, विजयनगर का पुराना नाम हम्पी या हस्तिनावती था। तो विजयनगर साम्राज्य में दिल्ली सल्तनत की तरह 4 वंश थे, जिनका क्रम है संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अरविडू वंश, या फिर आरविडू वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत के 4 वंश हैं, जिनको कि मैंने ये दर्शाया है सन के सहित। तो अगर आपको एग्ज़ाम में इनका क्रम पूछा जाता है तो आप वो भी अच्छे से इसको याद रख सकते हैं: संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश और आरविडू वंश। तो सबसे पहले हम संगम वंश की बात कर लेते हैं। संगम वंश 1336 ईस्वी से 1485 ईस्वी तक चला था। संगम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उसमें नंबर 1 है हरिहर प्रथम, फिर बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष। ये जो थे ये संगम वंश के प्रमुख शासक थे। तो सबसे पहले हम हरिहर प्रथम के बारे में बात कर लेते हैं। तो हरिहर और बुक्का इन दोनों ने
अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि हरिहर और बुक्का ये दोनों संगम के पुत्र थे, तो इसलिए संगम के नाम पर इन्होंने संगम राजवंश की स्थापना की थी। और हरिहर इस वंश का प्रथम शासक था और इसने अनेगुंडी को अपनी राजधानी बनाया। और अनेगोंडी जो थी ये तुंगभद्रा नदी के किनारे थी, इसलिए इसको बाढ़ का खतरा था, ये राजधानी सही नहीं थी। इसलिए 17 वर्षों के बाद में इसने राजधानी कर्नाटक में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाया और इसका नाम इसने विजयनगर साम्राज्य रखा। विजयनगर का अर्थात होता है कि विजय मतलब जीत और नगर मतलब शहर, तो विजयनगर का अर्थ है जीत का शहर। और आपको बता दें कि जो विजयनगर है ये वर्तमान में अब हम्पी के नाम से जाना जाता है और इसको यूनेस्को सूची में भी, विश्व यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हमारे लिए याद रखना। 1346 ईस्वी में होयसल राज्य को विजयनगर में मिलाया। हरिहर ने जो होयसल राज्य था उसको विजयनगर में मिला लिया था। जब उत्तर दिशा में कृष्णा नदी के पास बहमनी राज्य की 1347 ईस्वी में स्थापना हो गई तो इस राज्य का विस्तार रुक गया। चूंकि दक्षिण में तो समुद्र था और ये उत्तर की ओर विस्तार कर रहे थे, तो उत्तर में क्या हुआ कि विजयनगर साम्राज्य के बाद 11 साल बाद जो है इस तरफ बहमनी राज्य मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई, तो जिससे जो है इनका विस्तार उत्तर की ओर भी रुक गया। और ये दोनों राज्य जो थे रायचूर के लिए युद्ध करने लगे। रायचूर तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच का क्षेत्र था और बहमन शाह ने इसको जीत लिया और 1356 ईस्वी में हरिहर की मृत्यु हो गई। अगला शासक आता है बुक्का प्रथम। इसने 1356 से 1377 ईस्वी तक राज किया। ये एक ऐसी इतिहास की घटना है कि जिसमें पुत्र के बजाय जो है भाई को गद्दी पर बैठने का अवसर मिलता है। हरिहर के बाद में उसका भाई बुक्का गद्दी पर बैठा। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बना और इसने मदुरई को जीतने के लिए अपने बड़े पुत्र कंपन को तमिलनाडु क्षेत्र में भेजा था। और जब इसका पुत्र जीत कर लौटा तो इसकी पत्नी गंगा देवी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है मदुरा विजयम, और इसने अपना एक राजदूत चीन भी भेजा था। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि जब इसका पुत्र कंपन विजय करके वापस लौटा तो कौन सा ग्रंथ, कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो उसका नाम है मदुरा विजयम। ये इसकी पत्नी गंगा देवी ने लिखी थी। और इसने वैदिक धर्म का प्रोत्साहन दिया। क्योंकि उत्तर भारत में उस समय मुस्लिम साम्राज्य फैल रहा था और इस तरफ के क्षेत्रों में हिंदू धर्म काफ़ी खतरे में था, तो इसलिए इसने जो है वैदिक धर्म को उधर प्रोत्साहन दिया और इसी उपलक्ष्य में वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि इसने धारण की हुई थी। अगला शासक है हरिहर द्वितीय। इसने 1377 से 1404 ईस्वी तक शासन किया और ये बुक्का प्रथम का पुत्र था। और संगम शासकों में सबसे पहले इसने जो है महाराजाधिराज की उपाधि ग्रहण की थी और ग्रहण करके ये बैठा था। इसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों पर इसने विजय प्राप्त की थी और इसने बहमनी साम्राज्य के बड़े बड़े सुल्तानों के आक्रमण को विफल किया। आक्रमण को विफल तो किया ही, साथ में इसने जो है अपनी सबसे बड़ी सफलता तब हासिल की जब इसने बहमनी साम्राज्य से बेलगांव और गोवा को भी जीत लिया। उनसे बेलगांव और गोवा इसने छीन लिया हरिहर द्वितीय ने। हरिहर द्वितीय ने श्रीलंका जो था वहां के राजा से भी इसने कर वसूला था। सफलतापूर्वक इसने राज्य किया और 1404 ईस्वी में हरिहर द्वितीय की मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद में अगला शासक हरिहर द्वितीय का पुत्र था जिसका नाम था विरूपाक्ष। ये 1404 ईस्वी में पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन इसका जो भाई बुक्का द्वितीय था उसने इसको अपदस्थ कर दिया और ये गद्दी पर बुक्का द्वितीय खुद बैठ गया था। तो विरूपाक्ष का जो शासनकाल था बहुत कम समय के लिए था, तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। बुक्का द्वितीय जब गद्दी पर बैठा तो इसका शासनकाल भी केवल 2 वर्षों के लिए ही था और इसका विरोध इसके भाई विरूपाक्ष प्रथम ने किया, जिसको कि इसने गद्दी से हटा दिया था। इसका विरोध बुक्का द्वितीय का इसके भाई विरूपाक्ष द्वितीय ने प्रथम ने किया था। अगला शासक आता है देवराय प्रथम। इसने 1406 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक शासन किया था। हरिहर द्वितीय के बाद विजयनगर साम्राज्य का अगर कोई वास्तविक उत्तराधिकारी था तो वो था देवराय प्रथम। इसने अपने शासनकाल में जो बहमनी सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का इसको सामना करना पड़ा
और फिरोज शाह से पराजित होकर के इसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। इसका फिरोज शाह के साथ युद्ध हुआ और युद्ध में ये हार गया, तो इसने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया था। और इसने जो है तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और बांध बनवाकर नहरें निकलवाईं, जिससे कि विजयनगर में सिंचाई अच्छी हो सके, अच्छी पैदावार होगी तो अच्छा टैक्स मिलेगा और राज्य जो है संपन्न होगा। और इसी के शासनकाल में इटली का एक यात्री विजयनगर की यात्रा पर आया था, जिसका नाम था निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो है इसी के शासनकाल में इटली की यात्रा पर विजयनगर की यात्रा पर आया था, जो कि इटली का यात्री था। और देवराय प्रथम के दरबार में एक प्रसिद्ध तेलुगु कवि था, जिसका नाम था श्रीनाथ। श्रीनाथ जो कुछ समय तक इसके दरबार में रहे हैं। 1422 ईस्वी में देवराय प्रथम की भी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद में देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद में जो है अगला शासक बना देवराय द्वितीय, और ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। और इसके शासनकाल में फारस के शासक जो थे शाहरुख, उन्होंने अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बना करके भेजा था। जो शाहरुख थे उन्होंने अपने दूत अब्दुल रज्जाक को अपना दूत बनाकर भेजा था। और जो शाहरुख थे ये फारस के शासक थे। देवराय द्वितीय ने बड़ी से संख्या में अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था। ये चीज़ याद रखिएगा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया था, तो वो थे देवराय द्वितीय। इन्होंने जब मुसलमानों को सेना में भर्ती किया तो उनके लिए मस्जिदों का भी निर्माण करवाया। एक अभिलेख में देवराय को गजबेटकर और इमाड़ी देवराय भी कहा जाता है। गजबेटकर का अर्थ है हाथियों का शिकारी, हाथियों के शिकार करने वाले को गजबेटकर कहा गया है, और इसे इमाड़ी देवराय भी कहा जाता था। इसकी मृत्यु 1446 ईस्वी में हो गई थी। देवराय द्वितीय की मृत्यु 1446 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद में देवराय द्वितीय के बाद उसका पुत्र मल्लिकार्जुन विजयनगर की गद्दी पर बैठा, और जब ये गद्दी पर बैठा तो उड़ीसा एवं जो बाहमनी साम्राज्य था, उसने इन पर आक्रमण किया और उड़ीसा ने मल्लिकार्जुन से कोंडबिंदु और उदयगिरी के किले पर अधिकार कर लिया और इसको बुरी तरह से उन्होंने पराजित कर दिया। जब इसको बुरी तरह से पराजित कर दिया तो इसका एक सामंत था जिसका नाम था नरसिंह सालू। ये चंद्रगिरी का सामंत था, चंद्रगिरी जगह है वहाँ की। उसका एक सामंत था, मतलब मल्लिकार्जुन का। उसने क्या किया कि उसने इससे सिंहासन छीन लिया, मल्लिकार्जुन से सिंहासन छीन लिया। और जब सिंहासन छीन लिया तो इस हार का अपमान ये सह नहीं पाया और 1465 ईस्वी में मल्लिकार्जुन की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में इस वंश का अंतिम शासक था विरूपाक्ष द्वितीय। ये संगम वंश का अंतिम शासक था। 1485 ईस्वी में विरूपाक्ष की हत्या कर दी गई और यहीं पर संगम वंश समाप्त हो गया। अगला वंश है सालू वंश। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू वंश का संस्थापक कौन था? तो सालू नरसिंह। अच्छा, इसके दो पुत्र थे, एक थे तिम्मा और दूसरे थे इमाड़ी नरसिंह। तिम्मा की जब मृत्यु हो गई तो इमाड़ी नरसिंह को गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन जब इमाड़ी नरसिंह गद्दी पर बैठे तो इसके शासनकाल में जो वास्तविक शक्तियां थी वो सेनापति के पास थी, जिसका नाम था नरसा नायक। और 1505 ईस्वी में नरसा नायक का पुत्र जो वीर नरसिंह था, उसने इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और तुल्लू वंश की स्थापना कर दी। तो जो तुल्लू वंश है वो यहाँ से चालू हो गया। तो सालू वंश का टाइम पीरियड बहुत छोटा सा है, 20 वर्ष का टाइम पीरियड है। तो इसका प्रथम शासक था सालू नरसिंह, ठीक है। उसके बाद में इमाड़ नरसिंह आया, इमाड़ नरसिंह को वीर नरसिंह ने मार दिया और उसके बाद में तुलु वंश की स्थापना हो गई। तुलु वंश जो था ये 1505 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक चला। इसका प्रथम शासक था वीर नरसिंह, जिसने इमाड़ नरसिंह की हत्या कर दी थी और विजयनगर साम्राज्य की गद्दी पर बैठ गया था। और वीर नरसिंह का जो पूरा शासनकाल रहा वो आंतरिक विद्रोह और आक्रमणों से प्रभावित रहा। आंतरिक विद्रोह मतलब राज्य के अंदर इसका विद्रोह होना, और आक्रमण मतलब बाहरी आक्रमण होने। और 1509 ईस्वी में वीर नरसिंह की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में अगला शासक आता है कृष्णदेव राय। ये तुलु वंश का सबसे
महान शासक था। ये 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना था। ये इतना मतलब महान शासक था, उसमें इतना शक्तिशाली शासक था कि इसके समकालीन बाबर ने एक अपनी जो आत्मकथा लिखी थी बाबरनामा, जिसको हम तुझके ए बाबरी कहते हैं के नाम से जानते हैं। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में तुझके ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था। कृष्णदेव राय अपनी सफल सैनिक अभियानों के अंतर्गत 509 ईस्वी से 510 ईस्वी में बीदर के सुल्तान महमूद शाह को इन्होंने अदोनी के समीप हरा दिया था। जो बीदर था ये बहमनी साम्राज्य का एक राज्य था। कुल वहाँ पे 5 राज्य हुए हैं, तो वो हम जो है जब बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा। तो बीदर जो था, बीदर के सुल्तान महमूद शाह को इसने अदोनी के समीप हरा दिया था कृष्णदेव राय ने। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल खां को परास्त किया और रायचूर पर इसने कब्जा कर लिया था। और उसके पश्चात इसने गुलबर्गा के किले पर भी अधिकार कर लिया था। ये गुलबर्गा है, बीजापुर है, बीदर है, ये बहमनी साम्राज्य के मुख्य राज्य थे छोटे छोटे, जिन पर इसने अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया था। 1513 से 1518 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव को कम से कम 4 बार युद्ध में हरा दिया था। और हराने के बाद में प्रताप रुद्र देव ने इनसे संधि करने की प्रार्थना की और उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। जो प्रताप रुद्र देव थे, जब वो इनसे हार गए कृष्णदेव राय से, तो प्रताप रुद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ में कर दिया था। 1520 ईस्वी तक कृष्णदेव राय ने अपने समस्त शत्रुओं को परास्त करके अपने पराक्रम का परिचय दिया था। इसीलिए इतना पराक्रमी थे, इसीलिए बाबर ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र किया है। आगे बात करें अगर, कृष्णदेव राय ने जो है कुछ उपाधियां धारण की हुई थी। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, ये इसकी उपाधियां थी। और इसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस और बारबोसा ये विजयनगर आए थे। याद रखिएगा, कृष्णदेव राय के शासनकाल में 2 पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस और बारबोसा ये विजयनगर की यात्रा पर आए थे। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की थी। और इसके शासनकाल में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। 8 कवि थे, इनको क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में जो तेलुगु साहित्य था, इसको क्लासिक युग कहा गया है। और आपने एक नाम सुना होगा अक्सर कहानियों में, तेनाली रामा, है ना? तो तेनाली राम जो थे वो कृष्णदेव राय के ही शासनकाल में थे। विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश के दौरान कृष्णदेव राय के शासनकाल में ये तेनालीराम रहते थे, जो अपनी बुद्धिमती के लिए प्रसिद्ध थे। ये बहुत बुद्धिमान थे, इनकी कहानियाँ हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए जो है इनका नाम यहाँ पर मैंने आपको बताया है। और कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नया नगर बसाया था और इसने हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। और इसकी मृत्यु 1529 ईस्वी में कृष्णदेव राय की हो गई थी। जो कृष्णदेव राय थे, इनकी मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई थी। कृष्णदेव राय के बाद में अगला शासक इसका भतीजा था अच्युत देव राय, जो 1529 से 1542 ईस्वी तक जिसने राज किया था। और इसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज आया था। अगला शासक है सदाशिव राय, जिसने 1542 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक राज्य किया। ये इस वंश का अंतिम शासक था। इसका सेनापति जो राम राय था, उसके पास सारी शक्तियां थीं। मतलब शासक तो सदाशिव था, लेकिन राय ने शासन की सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली थी। और ये एक साम्राज्यवादी सेनापति था। इसने क्या किया कि जो बहमनी साम्राज्य के 5 राज्य थे, जैसा कि मैंने आपको अभी पीछे बताया कि बहमनी साम्राज्य को 5 राज्यों में बांटा गया था, बीजापुर, गोलकुंडा, बरार, बीदर, अहमदनगर। इसने क्या सोचा कि इनमें फूट डाल देंगे, लेकिन हुआ इसका विपरीत। जब इसने इनमें फूट डालने की कोशिश की तो इसका विपरीत हुआ। बहमनी साम्राज्य के जो 5 राज्य थे, इसमें से बरार को छोड़ के बीजापुर, गोलकुंडा और आपका बीदर और अहमदनगर, इन चारों ने मिल करके 1565 ईस्वी में विजयनगर पर हमला कर दिया और इसमें भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध को तालीकोट का युद्ध कहा जाता है।
और युद्ध के मैदान में सेनापति राम राय मारा गया। और सदाशिव ने क्या किया कि जब ये राम राय मारा गया तो सदाशिव ने अपना दूसरा सेनापति नियुक्त कर लिया, जिसका नाम था तिरुमल। तिरुमल को नियुक्त कर लिया और तिरुमल ने क्या किया कि सदाशिव की हत्या कर दी और एक नया वंश आरविडु वंश की स्थापना की। आरविडु वंश जो कि 1570 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक चला था और इस वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल ने की थी। ये वंश दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य का चौथा और अंतिम वंश था। इसकी राजधानी पेनुगोंडा थी। चूंकि विजयनगर तो हमले में पीछे हार गए थे ये लोग, तो पेनुगोंडा जो थी वो इस वंश की राजधानी थी। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो था श्रीरंग तृतीय, जिसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरै स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर राज्य का पतन हो गया था। इस वंश का जो अंतिम शासक था श्रीरंग तृतीय था और इसके राज्य में तंजौर, मैसूर, मदुरै स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ और विजयनगर राज्य का पतन हो गया था। तो यहाँ पर जो है हमने चारों वंशों के बारे में पढ़ा। विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो है जो 4 वंश थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं विजयनगर कालीन जो प्रशासन सेवा थी। तो देखिए जो विजयनगर साम्राज्य था इसका प्रशासन जो था वो केंद्रोमुखी प्रशासन था और राजतंत्रात्मक था। मतलब जिसका प्रमुख था वो जो राजा स्वयं था। विजयनगर के राजा राय की उपाधि धारण करते और अपने आप को ईश्वर के तुल्य मानते थे। इस काल में राजा की सहायता के लिए 2 प्रकार की मंत्रिपरिषद होती थी। एक थी राज्य परिषद और दूसरी थी मंत्री परिषद। जो राज्य परिषद थी इसका स्वरूप बहुत व्यापक होता था और राजा इसकी सलाह पर नीतियां बनाता था और इसकी औपचारिकता अधिक थी, मतलब इसको राजा अधिक महत्व देता था। और दूसरी जो थी मंत्रिपरिषद, ये छोटा रूप था, इसमें 20 सदस्य होते थे और इसके जो सदस्य होते थे वो 50 से 70 वर्ष वाले निपुण व्यक्ति, मतलब एक्सपीरियंस वाले सदस्य बनाए जाते थे जो है। और इसमें प्रधानमंत्री, उपमंत्री, है ना, आदि विभागों के सदस्य होते थे और इसका सदस्य महाप्रधानी या प्रधानमंत्री होता था। और राजा या युवराज के बाद में इसी का स्थान आता था। किसका स्थान आता था? महाप्रधानी या प्रधानमंत्री का। भू राजस्व की अगर हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में जो राजकीय आय का स्रोत था वो भू राजस्व था और भू राजस्व को शिष्ट कहा जाता था। भू राजस्व भूमि की उपज के आधार पर निर्धारित किया जाता था, जो सामान्यतः 1/3 से 1/4 के बीच में था। और 16वीं शताब्दी में सदाशिव राय के काल में नाइयों को व्यवसायिक कर से मुक्त कर दिया गया था। जो व्यवसायिक कर था उससे इनको मुक्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गया है। तो अब हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन मात्र 4 ही रखे हैं। नंबर 1, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336, 1347, 1206, 1526। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए 1336 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, बाणगंगा, तुंगभद्रा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी तुंगभद्रा। क्वेश्चन नंबर 3, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? शेरशाह, हुमायूं, बाबर, अकबर। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी बाबर। क्वेश्चन नंबर 4, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटक। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहमनी साम्राज्य के टॉपिक पर जानकारी लेकर के।